सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो थंबनेल में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन नहीं, थंबनेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपको वन शॉट में ये खत्म करा दिया जाएगा, जैसे सारा चैप्टर कराया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, फिर आपको क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा, उसको लगा लेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो शुरू करते हैं, क्योंकि लेट करना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तुम ऐसे समझो कि अगर मान लो ये वायर है, क्या है, मान लो ये वायर है, ठीक है, क्या है, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, मान लो कि ये वायर है। अब वायर जो है, इसमें करंट जा रहा है, तो करंट तो सीधा नहीं जाता होगा सर, करंट कुछ तो होगा। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं? करंट बोल देते हैं। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं? करंट बोल देते हैं। करंट हमेशा किधर से किधर जाता है सर? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। किधर से जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से होके और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ऐसा क्वांटिटी जो कि करंट को फ्लो करवाता है। चार्ज क्या होता है? फ्लो करवाता है करंट को। चार्ज मतलब बॉडी जो है उस पर कितना प्लस में चार्ज है या माइनस में चार्ज है। ऐसे तुम समझो कि चार्ज दो टाइप का हो सकता है। चार्ज मतलब चार्ज हो सकता है दो टाइप का। चार्ज क्या हुआ? रुक जाओ। चार्ज हो सकता है कितने टाइप का? चार्ज हो सकता है दो टाइप का। एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और एक हो सकता है निगेटिव चार्ज। क्या हो सकता है? बॉडी जो हो सकता है, बॉडी जो है, देखो कंडक्टर है तो उस पर चार्ज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो जब नहीं होगा तब कोई बात नहीं है, लेकिन होगा तो दो चार्ज हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और एक हो सकता है निगेटिव चार्ज। क्या है? एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब चार्ज जो है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब क्यू का मतलब है यहाँ पे चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज होता है जो चार्ज जो होता है उसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल टू होता है आई। आई मतलब हुआ करंट और टी मतलब क्या हो गया? टाइम। आई इंटू टी, आई इंटू टी। समझ में आ रहा है? आई यहाँ पे क्या है? आई क्या है? करंट है। आई क्या है? करंट है। आई क्या है? करंट। और टी क्या है? टाइम है। समझ में आ रहा है? टी क्या है? टाइम है। तो हम इतना समझ रहे हैं कि चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर तुम गलती से देखते हो, देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव चार्ज। कितना होता है? क्या होता है? निगेटिव चार्ज। होता कितना है सर? ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या होगा? कूलम। अच्छा, एक और चीज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? अगर तुमसे पूछता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, यार रट के रखोगे, बार बार पूछा जाता है, कौलम होता है। कौलम। क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ये चार्ज का ये है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में होगा। इलेक्ट्रॉन है तो किस में होगा? माइनस में होगा। अगर यही प्रोटॉन का चार्ज पूछता है तो प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर होता है। मतलब उसका चार्ज जो होगा वो प्लस में होगा। कितना होगा सर? कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। उसका भी कुलम में ही होगा। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कुलम। समझ रहे हो? तो कुलम बहुत बड़ा यूनिट है। कुलम क्या है? बहुत बड़ा यूनिट है। तो कुलम दो टाइप से। अब लिखने का क्या तरीका है? माइक्रो कुलम का भी तुमको लिखा हुआ दे सकता है, माइक्रो कुलम, या हो सकता है तुमको नैनो कुलम दे दे। बात समझ रहे हो? तो माइक्रो कुलम मतलब क्या है? कुलम जो चार्ज है उसको 10 टू द पावर -6 में लिया गया है। तो 10 टू द पावर -6 कुलम कहीं रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे? 1 माइक्रो कुलम। क्या बोल देंगे उसको? 1 माइक्रो कुलम। और 10 टू द पावर कहीं 9 रहता है, 10 टू द पावर कहीं 9 रहता है माइनस में, 9 कुलम, तब उसको तुम बोल सकते हो 1 नैनो कुलम। बात समझ में आ रहा है? देखो क्या बोल रहे हैं, अगर कहीं 10 टू द पावर -6 है कुलम तो उसको क्या बोल सकते हो? 1 माइक्रो कुलम। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 और नैनो मतलब 10 टू द पावर -9। चार्ज क्या होता है? दो टाइप का, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन का भी चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दोनों का चार्ज बराबर है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब जो ताकत है, बल है, पावर है, वो सेम है। तो इसका जितना है उतना ही इसका भी है। नंबर इसका दोनों का सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन वाला माइनस में है और प्रोटॉन वाला प्लस में है। तुम भी जानते हो इलेक्ट्रॉन किस में होता है? माइनस में होता है। प्रोटॉन किस में होता है?
प्लस में होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे, किस पे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद से इलेक्ट्रिक करंट पे। सुनो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तुम आई पढ़े थे वहां पे, क्या पढ़े थे? आई जो था उसको करंट बोलते थे। जैसे कि तुम एक फॉर्मूला लिखे थे वहां पे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? अभी 30 साल पहले का बताया हुआ है, अभी ना बताया है। Q इज इक्वल टू आई टी। इसमें आई जो था, क्या इसको हम करंट बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? करंट बोलते थे। समझ में बात आ रहा है? आई क्या है यहाँ पे? करंट है। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि Q इज इक्वल टू आई टी होता था, यहाँ पे आई क्या था? करंट होता था। ये समझ में आ रहा है। तो करंट क्या होता है सर? करंट होता है कि कितना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक बहता है, दो बहता है, ऐसे बहुत सारा बहता है, समझ रहे हो? तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक और चीज ध्यान से याद रखना कि अगर तुमको कभी कभी इधर पीछे तुमको चले तो तुमको एक चीज दिखाते हैं। कभी कभी तुमसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो Q में तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है Q के बराबर। मान लो Q क्या है? चार्ज है। तो बोला Q कितना है इलेक्ट्रॉन पे? तो एक इलेक्ट्रॉन का Q कितना होता है? देखो ऐसे समझो कि तुमको ऐसे समझना है कि ऐसे समझो, Q जो है, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये तो तुम समझ रहे हो Q, लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसा एक का नहीं बताना है, ऐसा 10 का बताओ, 20 का बताओ, है ना? तो नंबर ऐड कर दिए, तो उसमें तुम फॉर्मूला लगा लोगे Q इज इक्वल टू एन ई। क्या लगा लोगे? Q इज इक्वल टू एन ई। और N क्या हो सकता है? देखो यहां पे जो चार्ज रखोगे, E क्या है? चार्ज है। E क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चाहे एक प्रोटॉन का भी चार्ज हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना? तो Ne, N से क्या निकाल सकते हैं? नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आया? नंबर निकाल सकते हैं। अगर तुमसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखना है। तो अभी इसके बाद एक वीडियो डाला हुआ है, वो जाके देख लीजिए। उसमें 30 अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन। यहाँ तो तुमको कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूला समझना है, और वहां जाके प्रैक्टिस करना है। फिर घर में कोई भी किताब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या किसी के भी लेक्चर से या कहीं से भी क्वेश्चंस उठाओ, खूब सारे प्रैक्टिस करो ताकि तुमको समझ में आए। समझ में आ रहा है? फिजिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा पूछता है Q इज इक्वल टू एन कर लोगे, समझ में आया? वही हम इधर बढ़ते हैं। जब इधर बढ़ोगे तो तुमको दिखेगा कौची, इधर दिखेगा तुमको Q इज इक्वल टू एन। करंट, करंट क्या है कि तार जो है, मान लो ये है, क्या है? वायर है। वायर से कितना करंट बह रहा है, वायर से क्या कर रहा है, कितना करंट बह रहा है, उसको बोलते हैं। जैसे कि बात ऐसे समझना है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड। यही तो हुआ, नहीं देखे? देखो बच्चा, आई को इधर भेज दे, आई को इधर भेज दे, और Q जो है यहीं रह जाएगा। Q कहां रह जाएगा? यही, और नीचे क्या आ जाएगा? T। तो क्या हो गया? अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया पर सेकंड। अगर सेकंड को पर कर देंगे, 1 सेकंड ले लेंगे, सेकंड को क्या ले लेंगे? 1 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू Q, मतलब I ही Q बन जाएगा। कब? जब सेकंड को 1 मान रहे हैं, टाइम को कितना मान रहे हैं? 1 सेकंड। टाइम को 1 सेकंड मानोगे तो क्या हो जाएगा? जो करंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज के बराबर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। लिख लो, लिखो, डेफिनेशन लिखना है, लिखो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द amount of charge, the amount of charge flow per सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड। उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। समझ में आया? तो करंट एकदम सिंपल है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। याद रखोगे, सुनो, और नहीं याद रखोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यार, Q इज इक्वल टू आई टी याद है क्या? तो करंट का फॉर्मूला अलग से याद करने का कोई जरूरत है नहीं। I इधर छोड़ दोगे, Q बाई टी कर दोगे, तभी भी तुम्हारा काम बन जाएगा। दोनों अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही है। उलट पुलट करना है तो तुमको खाली ये याद रखोगे तो एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते, देखो ये अगर तुमको समझ में आता है तो हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि आपको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर, और फिर तुमको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो तुम समझो कि पोटेंशियल एक ऐसा चीज है फिजिक्स में, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, कि वो डिफाइन ही नहीं था किसी पॉइंट के लिए। अगर हम तुमसे पूछ देंगे कि इस पॉइंट पे कितना
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल कैसे डिनोट करते हैं, सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करते हैं V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, V से। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, हर स्लाइड में कुछ ना कुछ छूट जाता है। यहां देखिए सर, ये तो आप बता दिए कि Q जो होता है उसका यूनिट होता था, यूनिट ऑफ Q, जैसे कि रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ यूनिट तुमको बताए थे, यूनिट ऑफ चार्ज बताए थे, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या बताया गया था, चार्ज को किससे दिखाते हैं, Q से। इसको बताए थे तुमको कूलम, ठीक है, कूलम को C से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से तुमको यूनिट ऑफ करंट याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, यूनिट ऑफ करंट। करंट को इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जा सकता है, डरना नहीं है। इन्हीं की बोलोगे सर इलेक्ट्रिक करंट था, आप करंट पढ़ा रहे हैं, नहीं, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे दिखाते हैं, बोलो, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। किससे डिनोट करते हैं, I से। ये कितना होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से। किससे, एम्पियर। अब चूंकि ये है एम्पियर तो A से डिनोट करते हैं। ए देखो, कूलम को C से डिनोट कर रहे हैं, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। ये यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, ये यूनिट ऑफ करंट हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब यहां से हमको कुछ नहीं छूट रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। तो हम बोल रहे हैं कि मान लो यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये मान लो एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर मान लेते हैं हम कि इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। दिक्कत क्या है, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साइंटिस्ट को ही नहीं पता है, तो हम लोग को क्या पता होगा। लेकिन हमको पहले क्या करना होगा, इसके लिए कुछ मानना होगा। क्या करना होगा, कुछ मानना होगा। तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि ये है इंफिनिटी। क्या है, ये है इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे जो भी है वो क्या है, इंफिनिटी पे क्या मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अब हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या रखेंगे, सुनो, रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं करके तुमको लिखेंगे तो समझ में आएगा कैसा। यहां एक है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसा है, बहुत छोटा है। कैसा है, एक है, एक बहुत छोटा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। अब ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे। उसको हम क्या करेंगे, उठाएंगे और लेके आएंगे धीरे धीरे यहाँ पे। कहां पे लेके आ जाए, इस पॉइंट पे। तो यूनिट टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी पे। कहां मेरे जो एक पॉइंट पे, जहां पे हमको क्या निकालना है, जहां पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस रास्ते में जितना वर्क डन हुआ होगा, क्या होगा बाबा, वर्क डन। इसी वर्क डन को ध्यान से सुनना बाबू, ये समझने में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, समझ रहे हो। तो ध्यान से समझ लोगे तो तुम खुद डेफिनेशन लिख दोगे, और ध्यान से नहीं समझोगे तो कुछ नहीं लिख पाओगे। तो किए क्या है, एक पॉइंट लिए हैं, इन्फिनिटी लिए हैं, इन्फिनिटी पर एक पॉइंट टेस्ट चार्ज रख दिए, उसको उठा के लेके आए हैं जहां पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना था। तो हम क्या किए, खींच के लाए। इसमें हमको क्या करा, वर्क डन करना पड़ा। लेके आओगे तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो लेके आने में जितना वर्क डन होगा उसी को क्या बोल देंगे, वहां का पोटेंशियल। देखो यही वर्क डन हो जाएगा किसके बराबर, यही वर्क डन हो जाएगा हमारा यहाँ के, यही वर्क डन हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, यही वर्क डन हो गया हमारा यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लोगे कहीं का। समझ में आया। तो क्या होता है, अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहो तो कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing in, अरे bring सही तो है, in bringing a unit positive test charge, unit positive test charge from, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। कहां पे लेके आए हैं, एक पॉइंट पे लेके आए हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड, चाहे इज नोन एज, चाहे इज कॉल्ड, जो लिखना है लिखो, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, कुछ नहीं बोले हैं, ध्यान से सुनना क्या बोले हैं। हम बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हुआ है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है? V से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल है। अब आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस सेम बात है, इसमें भी एक पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट होगा। एक पॉइंट का नाम रख देते हैं A, दूसरे पॉइंट का नाम रख देते हैं B। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब इसको उठा के लेके आएंगे यहाँ पे, और इसमें क्या होगा? वर्क डन होगा। इसमें क्या होगा? रुक जाओ, हाँ, इसमें क्या होगा? वर्क डन होगा। और जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उसी को हम लोग बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन हुआ होगा। यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन। अरे भाई, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी से उठा के लेके आओगे ए पर, तो कुछ तो तुम काम किए होगे। तो जो काम किए हो उसी को तुम क्या बोल रहे हो? पोटेंशियल। पीडी लिख दे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है? क्या बोल दोगे उसको? पोटेंशियल डिफरेंस बोल दोगे। समझ में आया? अब लिखेंगे सर इसको कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, इसी को छापोगे, इसमें लिख दोगे कौन सी? इंफिनिटी से बिल्कुल नहीं ला रहे हो, लिख दोगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, चाहे पॉइंट बी टू पॉइंट ए। देखो, इंफिनिटी की जगह पे पॉइंट ए लिख लो और टू पॉइंट बी लिख लो। यहां पे पॉइंट बी डाल दो, यहां पॉइंट ए डाल दो, चाहे यहां पॉइंट ए डाल दो, यहां पॉइंट बी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके हिसाब से देखें तो यहां लिखोगे पॉइंट बी और यहां लिख दोगे पॉइंट ए। समझ में आया? कुछ नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा के लेके जाते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे, तो आपको जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है उसी वर्क डन को आपको क्या कहना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलना है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V होता है। क्या होता है? V। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, है ना, तुम ऐसे समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा? V क्या होगा बोलो? V का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे V इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा W, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नहीं समझे? आओ तो दिखाते हैं। ये पहले रट लो, उसके बाद हम समझाते हैं क्या होगा। सुनो, हो क्या रहा है? V इज इक्वल टू W हो जाएगा कब? जब Q को रख दोगे 1। तो यही तो हम बोल रहे हैं। देखो तो यहां देखो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब Q हो गया 1। Q क्या हो गया? 1। जैसे ही Q1 हुआ, वर्क डन पोटेंशियल के बराबर हुआ है। वर्क डन किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल के बराबर। कहने का क्या मतलब है? V हो जाता है W के बराबर, माने वर्क डन के बराबर हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। अरे यार, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों सेम बात है, नहीं समझे तुम? अरे ये भी तो डिफरेंस ही है, ये भी तो डिफरेंस है। नहीं देखे, इन्फिनिटी पे 0 मान रहे तब इसका कुछ आ रहा है ना, तो ये भी तो डिफरेंस है। बात समझ रहे हो? ये भी डिफरेंस ही है, सेम बात है। वो हमको नहीं पता था तो यहाँ 0 मान लिया। क्या इन्फिनिटी पे 0 होगा? होगा? नहीं होगा। इन्फिनिटी पे 0 कहीं 0 नहीं होगा यार, कहीं 0 नहीं होगा। हमको कहीं 0 मानना पड़ रहा है। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। इसमें भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। यहाँ हम B का 0 नहीं माने, यहाँ B का 0 मान लिए। बात समझ रहे हो? तो वही हम बोल रहे हैं कि वर्क डन जो करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। कब हो जाएगा? जब Q इज इक्वल टू 1 हो। इसमें कंडीशन अप्लाइड है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड लिखता है ना, छोटा सा मोल वाला, वही वाला बात है कि यहाँ पे Q क्या है? 1 है। यहाँ पे Q क्या है? 1 है। तो तुमको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, बस बात खत्म। ये फॉर्मूला याद रखना है, इधर का डेफिनेशन याद रखना है, तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट चीज था, इसीलिए लिखवाया गया। ठीक है, अब क्या है सर, यूनिट क्या होता है इसका, है ना? कई बार यूनिट पूछा जाता है। तो अगर यूनिट तुमसे पूछता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो तुम क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे? वोल्ट। क्या लिख दोगे? वोल्ट, है ना? तो ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, यूनिट क्या हो गया इसका? वोल्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट पता है, डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला पता है, उससे ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम क्वेश्चन बता दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? देखो, अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, अगर कहीं चार्ज है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज होता है
या कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहता है। जैसे कि तुम ऐसे समझो कि होता क्या है, मान लो ये है क्लोज पाथ, अब इलेक्ट्रिसिटी यहां से बहेगा तो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है? तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्लोज पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहता है। ये क्लोज पाथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बहता है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाना है, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाने से पहले तुम ये समझोगे कि अलग अलग चीजों का साइन कैसा होता है। तो साइन याद करोगे पहले तुम लोग, है ना। साइन क्या करना है, पहले तो इलेक्ट्रिक डायग्राम बना के तुमको दिखा देते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाने के लिए तुमको सबसे पहले साइन, ना सुनो पहले साइन ही समझो। मान लो सबसे पहला क्या सीखते हैं, सबसे पहले सीखो तुम बल्ब कैसा होता है। तो बल्ब तुमको ऐसा बना के ऐसा कर देगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारे लिए बल्ब, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। इसको ऐसा कहीं बना देगा तुमको तो तुम बोलोगे इसको क्या है, ये बल्ब है, ठीक है। ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। बी हो सकता है तुमको ऐसा लाइन खींच दे तो ये क्या हो जाता है, वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, वायर हो जाता है। समझ में आया, ये क्या हो गया, वायर हो गया। अच्छा सी क्या है, अगर मान लो ऐसा एक वायर है और उस पे एक ऐसा करके ऐसा वायर कर दिया, तो ये जो वायर है, एक वायर है दूसरे वायर पे पास किया है, मतलब ये वायर था, इस पे एक वायर आया, ये वायर आया, लेकिन इसको टच नहीं किया है, इसके ऊपर से गया है। तो वायर इज पासिंग विदाउट टचिंग, वायर इज पास्ड विदाउट टचिंग, ठीक है, बिना छुए हुए, बिना कनेक्शन के, है ना, पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से और क्या हो जाता है सर, उसके बाद से ये समझो कि तुमको बल्ब के अलावा और क्या देता है, स्विच देता है। तो स्विच कैसा दिखा सकता है, देखो ध्यान से, स्विच तुमको दिखाया, अरे नहीं जीवन में यही नहीं होना, हाँ ठीक है। तो स्विच कैसा दिखा सकता तुमको, एक सेकेंड, हाँ स्विच कैसा दिखाता है तुमको, ये है। अच्छा चलो, तो ये दिखाया, फिर ऐसा करेगा और फिर ऐसा करके ऐसा कर देगा। तो ये है जो स्विच है, ऐसा जो अगर स्विच करता है तो इसको ओपन स्विच बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, ओपन स्विच। ये क्या है, ओपन स्विच है। और स्विच क्लोज भी होता है सर। अच्छा ओपन स्विच ऐसा भी दिख सकता है या तुमको ऐसा भी दिखा सकता है, ऐसा गया, इसका डंडा ऊपर उठ गया और एक और तार चला गया। ये दोनों तार का कनेक्शन है कोई, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, नीचे कनेक्ट नहीं है, तो कनेक्ट नहीं है यहाँ पे ये, तो ये ओपन स्विच है। अच्छा क्लोज स्विच कैसा होता है सर, क्लोज स्विच देखो ABCD हो गया, हाँ E देखते हैं, ओपन स्विच हो गया। क्लोज स्विच कैसा दिखता है, क्लोज स्विच दिखता है, क्लोज स्विच कैसा होता है, क्लोज स्विच का मतलब है कि देखो दो चीज दिख सकता है इसमें, एक तो ऐसा गया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो सर ये तो ओपन था, तो बीच में क्या डाल दो, डॉट, तो बंद हो जाता है स्विच। और उसके बाद से डी देखते हैं, डी में क्या, ई के बाद डी कैसे आता है, हाँ F आता है, ABCD आता है सर को कुछ नहीं आता, छोड़ो। हाँ तो F क्या होता है, F में समझो, क्लोज स्विच ऐसे भी दिखा सकते हो और कैसे दिखा सकते हो, ये जो डंडा था अगर इसको नीचे गिरा दोगे, देखो देखो देखो, यहाँ जो डंडा है अगर ये नीचे गिरेगा तो क्लोज स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्या किए हम, ये जो डंडा था इसको हम नीचे गिरा दिए और यहाँ से एक और लाइन निकाल दी, तो ये भी स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये भी स्विच कैसा हो गया, क्लोज हो गया। स्विच कैसा हो गया, क्लोज। अब क्या हो जाता है, और क्या हो सकता है सर, बल्ब हो गया। रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस कैसा दिखता है सर, ऐसा करके ऐसा 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 सांप चला दोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। सर एक तो रेजिस्टेंस वेरिएबल भी हो सकता है, उसको रियोस्टेट बोलते हैं। F के बाद से क्या होता है, G, है ना, नीचे से उल्टा नहीं जाता है, ठीक है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक। रियोस्टेट, उसको क्या बोल देते हैं, रियोस्टेट जो है, रियोस्टेट में ई नहीं होता है, हाँ रियोस्टेट बोलो, या फिर इसको बोलो वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोल दो इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा होता है सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है ये वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है, इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो कैसा दिखेगा, ऐसा फिर बना लेना, ऐसा फिर बना लेना और इसमें एक तीर मार लेना। क्या कर लोगे, तीर मार लोगे। तो ये क्या है, ये साइन है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये स्विच दोनों ओपन है, ये स्विच दोनों क्लोज है, ये तार ऊपर से जा रहा है, ये तार है और ये बल्ब है। और कुछ बच जाता है सर, और कुछ बचा, हाँ अब देखो, अब बच जाता है G के बाद से H आता है। H में क्या होगा, H में होता है, लाइन से नहीं याद करोगे, कहीं कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि तुम एकदम रट रहे हो लाइन से आएगा सर,
नहीं, लाइन से नहीं। सुनो, तो अब आ जाता है हमारे पास सेल। अब क्या होता है, सेल। सेल कैसा दिखता है, ये हो गया एक पॉजिटिव एक निगेटिव और आ गया, तो ये वाला बड़ा वाला पॉजिटिव है और छोटा वाला निगेटिव है। अच्छा सर, सेल मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो बहुत सारा सेल मिला दोगे तो बन जाएगा बैटरी। क्या बन जाएगा, बैटरी। ये नहीं कि जो चश्मा लगाता है उसको बोलते बैटरी, नहीं, बैटरी ऐसे बनता है। देखो, एक पॉजिटिव फिर निगेटिव, एक पॉजिटिव फिर निगेटिव, एक पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसा बहुत सारा लगा दिए तो क्या हो गया, बैटरी हो गया। ऐसा बना दिए बहुत सारा तो क्या हो गया, ये हो गया। तो इतना अगर तुमको आता है तो तुम क्या कर सकते हो, सर्किट डायग्राम बना सकते हो। याद रहे, सारा कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, सारा कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इससे और भी ज्यादा होते हैं, इससे और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इतना अगर तुम याद रखते हो तो तुम काम कर लोगे। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डायग्राम बना के दिखाएं सर्किट। देखो, मान लो कि मेरे पास ऐसा सर्किट है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, अपने लिए स्विच बनाएंगे। स्विच मेरा ओपन है, तुमको भी पता है। और क्या होगा, यहां पे क्या होगा। अच्छा, एक और चीज, उधर एक दो चीज और बताना जरूरी था जो नहीं छूट गया है। ओ, इधर ही बताते हैं, रुक जाओ, इधर ही बताते हैं। एक दो चीज यह है जो इंपॉर्टेंट है, गलती से छूटा है, रुक जाओ बताते हैं। हाँ, और क्या होता है, और ध्यान से सुनना, और यहां से आगे देखेंगे, ध्यान से सुनो, जितना पढ़े हो उसके आगे, जैसे कि देखो, ये इतना याद है, ये इतना याद है, कॉपी में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। आगे ये है कि आगे तुमको ए मीटर हो सकता है, क्या हो सकता है, ए मीटर हो सकता है। ए मीटर को दिखाते हैं ए से, कैसे दिखाते हैं, ए से, ऐसा गोल घेर के दिखा देंगे ए। फिर आ जाता है वोल्ट मीटर भी आता है सर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है। ए मीटर क्या करता है, करंट नापता है। ये कौन सी नापता है, करंट, बोलो क्या नापता है, ये करंट नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है ना वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है, ठीक। तो ये इसको कैसे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं सर, वी से। फिर आता है गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट ही नापता है लेकिन छोटा करंट नापता है, तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी करंट नापता है लेकिन छोटा, थोड़ा सा करंट रहेगा तो ये नापेगा। डिफ्लेक्शन खाली शो करता है, बाकी मेजर नहीं करता है, कहाँ कितना है वो नहीं मेजर करेगा, मेजर तो एमीटर ही करता है। तो गैल्वेनोमीटर को जी से दिखाते हैं, गैल्वेनोमीटर को किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। सर सर्किट डायग्राम बनाए, तो आओ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, पहले हम बनाएंगे स्विच, ओपन किए हैं, स्विच कैसा है, ओपन है। फिर यहाँ पे क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए, नहीं, दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं होगा, एक तरफ नेगेटिव भी तो होगा। फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, यहां से ये आगे बढ़ा, स्विच अभी ओपन है। यहां पे हम मान लो एक बल्ब बना लिए, यहाँ पे क्या कर दिए, बल्ब बना लिए, ये मेरा बल्ब हो गया, ठीक है। बल्ब से आगे गए तो यहाँ पे मन है तो हमको ए मीटर भी लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे मन है तो ए मीटर लगा सकते हैं। फिर ऐसा करके स्विच क्लोज कर देंगे। मन है तो रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी ए मीटर से पहले लगेगा, ए मीटर से पहले लगेगा रेजिस्टेंस। लो, रेजिस्टेंस लगा दिए, रेजिस्टेंस के बाद से क्या लगा लेंगे, ए मीटर लगा लेंगे, ठीक। और ए मीटर के बाद से बन गया सर्किट। यही तो सर्किट है। इसमें क्या है, ये स्विच ओपन है, स्विच क्या हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो स्विच को ऐसा गिरा देंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो स्विच क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ऐसा है तो ओपन है, ओपन है मतलब करंट, करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब फालतू फालतू बात है, माने सिंपल सिंपल बात है, लेकिन आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। ए मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, करंट हो गया, सर्किट डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स चाचा बोलते हैं कि जो करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा करंट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके बीच में अगर तुम ग्राफ बनाते हो V वर्सेस I का, किसका, इधर मान लो कि एक्स एक्सिस पे V है और वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, I है, और उधर V है। तो अब इसमें ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि देखो, अगर I बढ़ेगा, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। I और बढ़ा, इधर देखो, इधर I नाप रहे हैं ना, मान लो I यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो यहाँ ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, है ना। तो ये V5 नहीं लिखा, 5 अलग है, V अलग है। अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो लुक जाओ दिखाते हैं। तो V अलग है, यहाँ मान लो 5 है, ठीक है। तो जैसे हम
ये बढ़ाए तो ये भी बढ़ा, फिर ये बढ़ागा तो ये भी बढ़ेगा, फिर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब रिस्पेक्ट में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ये 1 होगा तो वो भी 1 होगा। ये मत सोचना कि I 1 होगा तो V भी 1 होगा, नहीं, हम ये बस बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा V बढ़ाओगे उतना ज्यादा I बढ़ता है, जितना ज्यादा V बढ़ाओगे उतना ज्यादा I बढ़ता है। इसीलिए V और I के बीच में ग्राफ कभी भी बनाओगे तो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रहा है? याद रहेगा V वर्सेस I का ग्राफ कैसा होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, कारण V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो एक कोई कांस्टेंट लगा लो। क्या लगाओगे? R। तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू RI। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ स्टेट करता है कि अगर कोई भी, स्टेट मतलब बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि अगर कभी भी आप जितना वोल्टेज बढ़ाइएगा उतना करंट बढ़ता जाता है, मतलब जितना करंट बढ़ाइएगा उतना वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। वैसे वर्षा है, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, दोनों आपस में बढ़ता है। V इक्वल टू आई आर याद हो रहेगा, V इक्वल टू आई आर रखोगे याद, आई आर बोलो RI बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। V इक्वल टू आई आर याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, ओम्स लॉ के हिसाब से ध्यान से देखना, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं उनको? ओमिक कंडक्टर। वहीं पे कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर। उनको क्या बोल देते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। तो कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोल देते हैं। रट के रखोगे, बात समझ रहे हो? इसको कितना भी वो वेरी करेगा तुम कर लोगे। अरे नहीं समझे, तुम यहां से बोलेगा R निकालो तो क्या करोगे? R इज इक्वल टू, R यहीं छोड़ दो, V उधर है तो V रहने दो उधर, I नीचे चला जाएगा। बोलो ना, एक ये फॉर्मूला बन गया, तो इसको अलग से रटोगे? नहीं, वहीं से निकाल लेंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है ना, तो वो आगे पढ़ेंगे, समझ रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ R जो है वो कांस्टेंट नहीं है। भले वो कांस्टेंट की जगह पे आया है, भले तुम बोले थे कि कोई कांस्टेंट डाल देते हैं, लेकिन कांस्टेंट डालने के चक्कर में तुम बोले कि प्रोपोर्शनैलिटी हटता है। देखो ये प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो उसको हटा दिए तो इज इक्वल टू आ गया। लेकिन कांस्टेंट क्या लगा दिया? R। R हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन कब चेंज होता है सर? R देखो, R जो है कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। खैर पहले R है क्या ये चेक करते हैं। R जो हम लिखे हैं इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सुनो, यहां पे तुम देख रहे हो V क्या है? V क्या है बोलो? वोल्टेज है। V क्या है? वोल्टेज है। चाहे तुम क्या और बोल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? I क्या है? करंट है। I क्या है? करंट है। ये सब पहले ही बता चुके हैं। और R क्या है सर? R क्या है? R क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? R है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब क्या होता है सर? रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए, ठीक है? तो आओ रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या होता है ऐसे समझो कि कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जब जाएगा तो मान लो कि ये तो इतना मोटा तार है, मानते हैं कि तार थोड़ा मोटा लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन छोटा है तो उसको तो मोटा लगेगा। बात समझ में आया? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाने का कोशिश करेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन, तुम नहीं समझे? अगर करंट बह रहा है, अगर करंट बह रहा है तो सुनो, करंट जा रहा है किधर से किधर? इधर से इधर की तरफ। क्या है ये? करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी की तरफ, तो ठीक उसके उल्टा जो बहता है वो क्या बहता है? देखो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर से इधर क्या बहेगा? करंट। करंट आई क्या बहता है? इधर से इधर बहता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब जिस डायरेक्शन में बहता है करंट, ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट किधर से किधर जाएगा? बी से ए जाएगा। खैर वो बात तो तुम समझते हो कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है ठीक उसके उल्टा क्या बहता है? करंट बहता है। ये हमारा रटा हुआ है, ठीक है? लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या ये ऐसा सीधा रास्ता होगा? सीधा निकल जाएगा? नहीं, बीच में इधर मॉलिक्यूल पास पास में होगा, है ना? जो कंडक्टर है, जी तार है, तार किसका होगा? कॉपर का। तो कॉपर का एटम भी तो ऐसा बैठा होगा, कॉपर का एटम ऐसा बैठा होगा, बोलो, कॉपर का एटम ऐसा बैठा होगा ना? तो जब से ये जाएगा तो इनके बीच में जो गैप है उससे पास होते हुए जाएगा। इनके बीच में जो छोटा छोटा सा गैप होता है, एटम्स के बीच में जो छोटा छोटा गैप होता है उसी से पास होकर जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मान लो मेरे पास स्पीड है, हम पास करने जा रहे हैं, सामने कुछ पड़ेगा, टकराएंगे तो स्पीड कम होगा ना, फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, फिर टकरा जाएंगे, फिर कम हो जाएगा, फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, फिर टकराएंगे, फिर कम होगा। इसका मतलब क्या है कि हमको कोई रोक रहा है, बाधा है, कोई तो प्रतिरोधक है, बाधा है मेरे रास्ते में। और बाधा को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब विरोधी, विरोधक, है ना? जो भी तुम बोल लो।
तो रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन जब बहता है, जब जाता है, तो वो बार बार एटम से टकराता है, जिसके वजह से उसका जो चलना मुश्किल हो जाता है। और ये सब चीजों पे भी डिपेंड, अलग अलग चीजों पे डिपेंड भी करता है कि कैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ सकता है या घट सकता है, समझ रहे हो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल का कैपेसिटी जिससे वो करंट को बहने से रोकता है। किसी भी मेटल का देखो तो कुछ मेटल कंडक्टर होते हैं अच्छे, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं, और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। तुमको क्या लगता है क्यों होता होगा? जो गुड कंडक्टर होता होगा उसका रेजिस्टेंस कम होता होगा, जो गुड कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कम है। कारण गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम रहेगा तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम, रेजिस्टेंस कम मतलब रुकावट कम, और रुकावट कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो रेजिस्टेंस का अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहो तो तुम ये लिख सकते हो, द एबिलिटी चाहे कैपेसिटी जो बोलो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज मतलब वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। खत्म, यही ना रेजिस्टेंस है। ऐसा एबिलिटी जिससे आप चार्ज को रोक पा रहे हैं, ऐसा एबिलिटी जिससे आप चार्ज को रोक पा रहे हैं। तो अब क्या है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर का बात आ जाता है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम, देखो अगर रेजिस्टेंस किसी का कम हुआ, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ, कम मतलब नीचे है तो डाउन, तो रेजिस्टेंस किसी का कम है तो कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा। बोलो, तुम पूरा लिख लेना, गुड कंडक्टर है ना, चोरी नहीं करना, हमें जल्दी जल्दी पढ़ाना है इसलिए ऐसा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो रेजिस्टेंस कम मतलब गुड कंडक्टर, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ, तो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बैड कंडक्टर है। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, बैड कंडक्टर है, समझ में आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो गुड कंडक्टर, मतलब अच्छा, अगर रोकने वाला आदमी कम है शादी बारात में तो तुम आराम से घुस के खा लोगे, तो तुम वहां कंडक्टर बन गए, वहां तुम्हारे लिए वो शादी बारात तुम्हारा कंडक्टर है, तुमको जाने देता है। अब बस का कंडक्टर नहीं सोचना, बात समझो। तो कंडक्टर का क्या मतलब है कि वो तुमको रोकता नहीं है, वो तुमको जाने देता है, तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, रोकने वाले लोग नहीं है। बात समझ रहे हो। अगर वही रोकने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो बैड कंडक्टर हो जाएगा, वो जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से। बात समझ रहे हो। अरे छोटा छोटा बात है, तुम तो पढ़ के आए हो, यहाँ तो वन शॉट देख रहे हो, है ना, कितना समझा दो। तो ये बात समझ लो कि रेजिस्टेंस का मतलब गुड कंडक्टर, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब बैड कंडक्टर। अब हम बढ़ते हैं आगे। सुनो, क्या सर रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल बताया जाएगा। सुनो, रेजिस्टेंस जो होता है ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, समझ में आ रहा है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे, है ना। तो पहला क्या है, सुनो, ये डिपेंड करता है लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ वायर। अब ऐसे समझो क्या है, सुनो, आर का फॉर्मूला तुम याद रखोगे कि आर इज इक्वल टू, अरे ये रंग बदलता है अपना, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अच्छा सुनो, इसको मन है रंग बदलने का, है ना, तो रंग बदलवा देते बेचारा का, ठीक है। तो क्या है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। देखो तो इसमें क्या है, एल क्या है, लेंथ, एल क्या है, एल क्या है, अरे रे सब लड़की खुश, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, LENGTH, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये है कंडक्टर का लेंथ, मतलब वायर है, कंडक्टर माने वायर, बात समझ रहे हो, कंडक्टर का लेंथ हो गया। ए क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं समझ में आता है तुमको, क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, ओहो हाँ। सुनो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, मान लो ये तार है, तार को यहां से काटेंगे और फिर ऐसे देखेंगे, ये जितना मोटाई होगा इसका, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। बात समझ रहे हो, तार है, तार को यहां से काटे और ऐसे किए, फिर ये तुमको जितना मोटा दिख रहा है, ये वाला जितना मोटा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वही बात है कि पहला डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सा है, ऑब्वियस। देखो दूसरा डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया किसका होगा, ऑफ वायर, तार का ही क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो दिख रहा है कि आर डिपेंड करता है एल पे, आर डिपेंड करता है ए पे।
अच्छा यहाँ पे रो क्या है सर? रो है रेजिस्टिविटी, अभी थोड़ा देर बाद पढ़ाएंगे तुमको रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कई बार तुमको ये दे देगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो डर नहीं जाना बच्चा, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। तो उस पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कैसा मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आर जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, आर जो है ए पे डिपेंड करता है, और रो मतलब नेचर ऑफ मटेरियल। आर क्या है? अरे रो कभी नेचर ऑफ मटेरियल नहीं होता है, रेजिस्टिविटी एक अलग चीज है। हम बोल रहे हैं रो का मतलब तुम ये समझना नेचर ऑफ मटेरियल, ऐसा बोल रहे हैं, रटने के लिए बोल रहे हैं, बाकी तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल होता है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कैसा मटेरियल है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल का हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। तीन चीजों पे डिपेंड करता है, किस किस पे सर? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अब सुनो, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कारण देखो ये आर ऊपर है, लेंथ ऊपर है, तो ऊपर का ऊपर सपोर्ट करता है, ऊपर का ऊपर सपोर्ट करता है, नीचे ऊपर नीचे रहेगा तो उल्टा हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? अरे सुनो, यहां तुमको नहीं दिख रहा है कि आर जो है, यहाँ पे आर जो है वो सीधा है एल के सामने, तो इसका मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब अगर आर बढ़ता है तो एल भी बढ़ेगा, मतलब एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो जितना लंबा तार लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना लंबा तार लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आया? तो आर डिपेंड करता है एल पे। बात समझ में आया? दूसरा समझो, क्रॉस सेक्शन एरिया। आर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब है कहने का कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर गलती से भी तुम यहां से अगर गलती से भी तुम आर बढ़ाते हो तो क्या होगा? एरिया घटेगा। मतलब कम एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा एरिया कम रेजिस्टेंस। तो जितना मोटा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। तो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। वो वैसे समझ लो ना कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। दोनों बात सेम था। अरे यार, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया घटता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सिंपल, समझ में आया? नेचर ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, ये तुमको बस ये समझना है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कुछ चीज कंडक्टर होता है, कुछ चीज इंसुलेटर होता है। तो जो कंडक्टर होगा वो कंडक्ट करवा लेगा, जो इंसुलेटर होगा वो कंडक्ट करवाएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो ये नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे तुम याद है तुमको टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन लिखते कैसे है? टंगस्टन पता नहीं कैसे लिखते, ठीक है। तुम ये समझो कि टंगस्टन हमको नहीं आता है, इतना रटते हैं। टंगस्टन क्या होता है सर? टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। टंगस्टन क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जितना बल्ब वगैरह आता था पहले, 100 वाट का जो पीला वाला बल्ब आता था ना, उसमें देखोगे एक आगे ऐसा बल्ब जो होता था, बल्ब ऐसे मान लो कि ये बल्ब है, ये वाला मान लो ये वाला बल्ब है, बल्ब का नीचे ऐसा होता था होल्डर के पास। नहीं समझा? रुक जाओ, समझोगे कैसे? बनाए हैं अच्छा नहीं थे। हाँ, तो कैसा था टंगस्टन? कैसा होता था समझो, ये वाला मान लो बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। और बल्ब पे तुम ऐसे देखोगे कि ये है बल्ब, ठीक, और ये तुम्हारा जो है, और इस पे ऐसा लगा रहता था एक, देखे हो? तो ये जो ना ऐसा रेजिस्टेंस जैसा ऊपर दिखता है, तार जैसा, फिलामेंट बोलते हैं इसको क्या बोल देते हैं? फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है ये किससे बना होता था? टंगस्टन से। और यही क्या करता है? उजाला देता है। यही क्या करता है? उजाला देता है। तो टंगस्टन जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई होने की वजह से क्या, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये उजाला देता है। तो टंगस्टन क्या है? टंगस्टन जो है बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम बहने देता है अपने आप से, इलेक्ट्रिसिटी कम बहने देता है। तो अच्छा रेजिस्टेंस है इसके पास, रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, जिसकी वजह से क्या हो गया? बैड कंडक्टर। किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कैसे कंडक्टर कैसा हो जाएगा? बैड। और किसी का रेजिस्टेंस कम रहेगा तो कैसा कंडक्टर हो जाएगा? गुड कंडक्टर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक भी समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आ जाता है रेजिस्टिविटी। सर रो क्या था? तो देखो रो पढ़े थे तुम कि रो इज इक्वल टू, देखो आर इज इक्वल टू, तुम पढ़े थे आर इज इक्वल टू रो इंटू, नहीं तुम नहीं, देखो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए पढ़े थे। तो अब यहां से रो का फॉर्मूला को लिख सकते हो, यहां से ये फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो रो को यहीं छोड़ दिए, आर उधर पहले से था, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
और एल नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है ना एल, तो कहां आ जाएगा नीचे। तो रो का फॉर्मूला क्या बन गया, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। मतलब रो जो है, अब तुम बोलोगे कि सर इसका मतलब जैसे रेजिस्टेंस का निकालते थे कि आर जो है वो एल पे डिपेंड करता था, आर जो है ए पे डिपेंड करता था, तो इसी तरीके से रो भी ए पे डिपेंड करता होगा, रो भी एल पे डिपेंड करता होगा। नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। ध्यान से सुनना, रो जो है ना ही डिपेंड करता है एल पे, ना ही डिपेंड करता है ए पे, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तब किस पे डिपेंड करता है सर, सिर्फ ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस नेचर का है, तो पहला डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ मटेरियल। समझ में आया कि मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक, मटेरियल का नेचर बढ़िया है तो उस पर डिपेंड करेगा। रो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। और नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है कि वो डिपेंड करता है, अगर कंडक्टर गुड कंडक्टर होगा तो रेजिस्टिविटी उसका कम होगा। नहीं समझे, आओ आओ आओ, रेजिस्टिविटी कम मतलब रेजिस्टेंस भी कम। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, सुनो सुनो सुनो। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी दिख रहा है, यहाँ देखो आर के ठीक सामने पी है, और ऐसा का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा सीधा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। सुनो, जो सीधा है जैसे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी लिख सकते थे। देखो ना, आर सीधा का है, आर के ठीक सामने एल है, आर के ठीक सामने पी है, तो जो सीधा है उसको क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब यहां रो जो है पी को टेढ़ा कर देते हैं, पी जो है उसका पूछवा निकाल कर टेढ़ा कर दोगे तो रो बन जाता है। पी का पूछ टेढ़ा करना बस, देखो टेढ़ा है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है। अगर मान लो रो बढ़ता है तो ये भी तो बढ़ेगा, बात समझ रहे हो ना। जैसे एल बढ़ता था तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो हम बोले थे, देखो अरे इधर देखो, इधर इधर हम बोले थे कि आर बढ़ता है जब एल बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो एल बढ़ता था तो आर भी बढ़ता था। ठीक उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो आर है यहाँ पे, आर जो है यहाँ पे वो क्या एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर और एल एक जैसा बिहेव करेगा। अगर आर बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, और उसी तरीके से आर जो है रो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर भी बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा। वही तो बोल रहे हैं कि रो घटेगा तो आर भी तो घटेगा, बात समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हुआ कि रो घटा तो आर भी घटा, तो अगर रो घटेगा आर घटेगा, आर घटेगा मतलब रेजिस्टेंस अच्छा होगा। आर घटने का मतलब क्या होता है, आर घटने का मतलब होता है कि यहाँ पे तुम्हारा कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, समझ रहे हो। और वही किसी का रो ज्यादा है, रो ज्यादा होने का मतलब है तो उसका आर भी ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, बैड कंडक्टर है। बात समझ रहे हो, क्या हो गया, वो बैड कंडक्टर हो गया, है ना, क्या हो गया, बैड कंडक्टर हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर रो ज्यादा तो आर भी ज्यादा, तो किसी चीज का अगर आर ज्यादा है तो कैसा होगा, बैड कंडक्टर। अगर किसी का रो ज्यादा है तब कैसा होगा, बैड कंडक्टर। और देखो ये दोनों ज्यादा होगा तो बैड कंडक्टर, और दोनों कम होगा तो गुड कंडक्टर। और देखो ऐसे समझो, सिल्वर जो होता है, सिल्वर उसको बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। सिल्वर को क्या माना जाता है, बेस्ट कंडक्टर, कारण उसका आर बहुत कम होता है, उसका आर बहुत कम होता है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम, तो कंडक्टर बहुत अच्छा होगा। तो बेस्ट कंडक्टर कैसे बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही कम है। रेजिस्टेंस कम है तो कभी भी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रुकेगा नहीं, रुकेगा, जाने देगा। समझ में आ रहा है, तो जाने देगा तो फिर अच्छा कंडक्टर हो गया। समझ में आया बात यहां तक, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि रो जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है। रो क्या करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, एक किस पे डिपेंड करता है, पहला किस पे डिपेंड करता था, नेचर ऑफ मटेरियल पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे। दूसरा क्या डिपेंड करता है, इस पे किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो अब तुम समझ गए हो कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है रो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ मटेरियल, समझ में आया, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर नेचर कैसा है, अगर मान लो कि नेचर है गुड कंडक्टर तो उसका रेजिस्टिविटी कैसा होगा, लो होगा। रेजिस्टिविटी मतलब रो कैसा होगा, लो होगा, तभी तो गुड कंडक्टर है। और रेजिस्टिविटी हाई का मतलब क्या हो गया, वो बैड कंडक्टर हो गया। बात समझ में आया। तो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है उस हिसाब से देख लेंगे रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम अल्टीमेटली तुमको समझना है ये बात कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एटम पास पास में थे वो फैलेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है,
फैलता है कोई भी चीज, जैसे लोहा गर्म होगा फूलेगा, कोई भी चीज गर्म होता है तो दूर दूर जाता है, उसके एटम्स में वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा। तो जो एटम पहले पास पास में था वो एटम दूर दूर हो जाएगा, बोलो ना, एटम हो गया क्या दूर दूर। और जैसे ही एटम दूर दूर हुआ, जैसे ही एटम दूर हुआ, इसके बीच में गैप बढ़ा, गैप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को जगह मिल गया, इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, जगह मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन खटाक से भागेगा, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, अब रुकने वाले लोग दूर दूर है, तो गैप मिल गया, गैप में से खटखट भागेंगे, समझ रहे हो बात, तो रेजिस्टेंस कम हुआ। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, और रेजिस्टेंस घट रहा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी घट गया होगा, बात समझ रहे हो। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटता है, बात समझ में आया। देखो रेजिस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों पे, किस पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, अगर किसी चीज का रेजिस्टिविटी ज्यादा है मतलब वो क्या है, बैड कंडक्टर है, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो क्या है, गुड कंडक्टर है, बात समझ में आया, खत्म। टंगस्टन का एग्जांपल ले लो, सिल्वर देखो, सिल्वर टंगस्टन जो है बैड कंडक्टर है, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। वही तुम सिल्वर देख लो, सिल्वर जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी कम होगा और वो कंडक्टर भी बढ़िया होगा, समझ में आया। ये दोनों याद रखोगे, रेजिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट छूट रहा है, वो भी बता देते हैं, सुनो। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, तो लिखो SI, छोड़ दो, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक, लो, हाँ सुनो, गलत चेंज हुआ है, अब ठीक है, सुनो। बात यह है कि SI यूनिट लिखना है, तो SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या हुआ, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, क्या होता है, ओम। ओम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसी को बोलते हैं ओम, देखो क्या होता है, ओम, है ना। साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए कई बार क्या किया जाता है, उनके नाम से यूनिट बना दिया जाता है, देखते हो, न्यूटन यूनिट है फोर्स का, उसी तरीके से ओम दे दिया गया इसको, क्योंकि ओम दिए थे लॉ, समझ में आया। उसके अलावा SI यूनिट किसका, रेजिस्टिविटी का, SI यूनिट रेजिस्टिविटी का अगर तुमसे पूछता है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर, क्या हो जाता है, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो ये ओम अलग है, मीटर अलग है, ठीक है, तो ऐसे लिखना नहीं है तो ऐसे लिख लो, ओम मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, SI यूनिट रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का, एक का होता है रेजिस्टेंस का होता है ओम और इसका होता है ओम मीटर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ जाता है हमारा कि रेजिस्टेंस अब हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे सीरीज में, और रेजिस्टेंस तुमको बनाना आता है तो करो, कैसे जोड़ेंगे, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे होगा, तुम ये बात समझो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ए को जोड़ दिए, फिर उसी के साथ एक और जोड़ दिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, रेजिस्टेंस, हाँ तो समझो, एक जोड़ दिए, फिर उसी के साथ एक और जोड़ दिए, तो अब क्या है, ये देख के तुमको नहीं लग रहा कि ये सीरीज में रेजिस्टेंस है, कैसा है, सीरीज में। मान लो इसका रेजिस्टेंस कुछ R1 है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R2 है, तो दोनों का मिला के कितना होगा, दोनों का मिला के कितना होगा, जोड़ने का तरीका सुनो। अगर सीरीज में रहता है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट मतलब दोनों को जोड़ के, R इक्विवेलेंट मतलब दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के जो आएगा, तो R इक्विवेलेंट बोलो या R रिजल्टेंट बोलो, जो बोलना बोल सकते हो। R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2, समझ में आया, R1 प्लस R2, सीधा जोड़ दोगे। सर आप तो 2 का लिखवाएं, कहीं 3 दे दिया तो, 3 दे देगा तो सुनो, 1000 दे देगा तभी भी, 1000 दे देगा तभी भी, अगर तुम चेक कर लेना सीरीज में होगा तो यही लिखोगे, सीरीज में होगा तो यही लिखोगे, और तुम बोलोगे डिटेल में ये वन शॉट है, तो सुनो R1 प्लस R2, कोई नहीं पूछेगा कहां से आ रहा है, डिटेल लेक्चर देखना पड़ता है उसके लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और तुम्हारा मर्जी जहां तक ले जाना है Rn तक ले जाओ, n मतलब इन्फिनिटी, जहां तक ले जाना ले जाओ, और सीधा सीधा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्या सीरीज में अगर रेजिस्टेंस देता है तो तुम जोड़ लोगे, आओ सवाल करें, थोड़ा सा छोटा सा, सुनो, मान लो ये है रेजिस्टेंस, फिर ले लो, ठीक है, मान लो इसका है 1 ओम, इसका है 4 ओम, और इसका है 5 ओम, कितना होगा, जल्दी से कॉपी निकाले, जोड़े और बताएं, है ना, कितना होगा। अरे सिंपल है, मुंह से जोड़ दो, सीधा सीधा जोड़ना है ना, सीधा सीधा जोड़ना है, तो देखो
5 4 नहीं आता है, 9 1 10, अरे लो ये सब करना पड़ता है यार, फालतू काम। R1 प्लस R2, नहीं 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 नहीं, R2 प्लस R3, इसका मतलब क्या हो गया, R1 का वैल्यू बोलो 1, R2 कितना है 5 और R3 नहीं होगा 4, कितना हो गया टोटल 10, ओम में आएगा बोलो, ये क्योंकि ओम में था, ये भी ओम में था और ये भी ओम में था, कितना हो गया 10 ओम। क्या आंसर आसान है, ऐसे जोड़ लीजिएगा, आता है ना, नर्सरी में आपको सिखाया गया होगा। आगे बढ़े, चलो ध्यान से देखते हो। अब आ जाता है क्या कि रेजिस्टेंस में जब जोड़ोगे ना तो तुमको कुछ डिसएडवांटेज होता है। जैसे घर में जो चीजें होती हैं, हाउस होल्ड में जब इलेक्ट्रिसिटी लगाया जाता है तो कभी भी रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा जाता है सीरीज में। कारण है, बताते हैं। तुम देखोगे कि यहाँ पे जब तुम जोड़ रहे थे तो तुमको नहीं लगा कि रेजिस्टेंस जोड़ने पर लगातार बढ़ते जा रहा है, कभी ये घटेगा नहीं घटेगा, क्योंकि सीधा जोड़ते जा रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर तुमको मालूम है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कम बिजली आएगा तुम्हारे घर में, नहीं समझे। सबके घर में बढ़िया बिजली जा रहा है, तुम्हारे घर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बिजली ही कम है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट हो गया ज्यादा तो बिजली ही आएगा कम। बात समझ में आ रहा है, बिजली ही आएगा कम। अब बिजली कम आएगा तो तुमको तुम्हारा बल्ब धीमा जलेगा, दिखेगा ही नहीं तुमको। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस इसमें बढ़ते जा रहा है, तो इसका कुछ घाटा भी होता है। आओ दिखाते क्या घाटा होता है। सबसे पहले वोल्टेज अनइक्वल मिलेगा, जैसे कि पहला जो होगा उसको पूरा वोल्टेज मिल रहा है, दूसरे वाला को थोड़ा उससे कम, तीसरे वाला को उससे थोड़ा कम, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वोल्टेज हमको सबको अलग अलग मिलता है, तो सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। समझ में आया बात। दूसरा, एक कोई फेल होता है, मान लो कि सीरीज में लगा हुआ है, अगर सीरीज में लगा हुआ है, ये लगा है मान लो बल्ब, है ना, फिर एक लगा है बल्ब और फिर एक लगा है टीवी, मान लो ये क्या हो गया, टीवी हो गया, और फिर लगा है तुम्हारा एसी। समझ रहे हो। तो पहले बल्ब को बहुत ज्यादा मिलेगा, ये क्या है, बल्ब है, और ये भी क्या है, बल्ब है। तो बल्ब को सबसे ज्यादा, बल्ब सबसे ज्यादा तेज चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, अभी चल ही नहीं पा रहा होगा, ये चल ही नहीं पा रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे तैसे तैसे तुम्हारा करंट घटते जा रहा है। करंट क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कारण सीरीज में है ना, सीरीज में होता है तो करंट घटते जाता है। तो एक तो इनसफिशिएंट मिल रहा है, किसी को ज्यादा वोल्टेज किसी को कम वोल्टेज, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये वाला बल्ब खराब हो गया, ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो सर्किट टूट गया, यहां से करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, सर्किट टूट गया ना, तो यहां से करंट आगे बढ़ नहीं, तो टीवी और एसी कभी नहीं चलेगा, जीवन में नहीं चल सकता है, फिर बल्ब बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो होगा क्या, अगर एक फेल होता है, सिंगल फेलियर होता है, तो सबको अफेक्ट करेगा, उसके बाद जो भी लोग हैं सबको अफेक्ट कर देगा। बात समझ रहे हो। और उसके बाद वाला क्या, सिंगल, अगर ये कंप्लीट नहीं है सर्किट तो जलेगा तो ये भी नहीं जलेगा, तो ये भी नहीं, ना ही ये जलेगा और ना ही ये जलेगा। बात समझ रहे हो ना, तो कोई नहीं जलेगा। उसके अलावा लिमिटेड कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल बहुत कम होगा। तुम बताओ, अगर इसको बंद करोगे, स्विच ऑफ कर दोगे इसको, तो बाकी ये सब भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा। बात समझ लो, तुम्हारा इसमें लिमिटेड कंट्रोल है। तुम एक को स्विच ऑफ करोगे, बाकी सारा स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सब लाइन में लगा हुआ है, एक ही लाइन में सब है, नहीं समझे। तुम लाइन में पीछे खड़े हो, सब तुम्हारे आगे खड़ा है, एक को मारे धक्का सब गिरता है, वही वाला खेला हो जाएगा। ये सब सीरीज में है, लाइन में है, तो होता क्या है, एक स्विच ऑफ करोगे सारा स्विच ऑफ हो जाएगा, एक को स्विच ऑन करोगे सारा स्विच ऑन हो जाएगा। तुमको मन है कि टीवी चलाएंगे, ठंडा का दिन है, टीवी चलाएंगे, लेकिन पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे। तुम टीवी चलाए, पंखा एसी दोनों चल गया, कैसा लगेगा। बात समझ रहे हो। तो सीरीज में हो ही नहीं सकता है घर का बल्ब, है ना। ठीक है, तो लिमिटेड कंट्रोल होता है हमारा। दूसरा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है ना, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई आई। रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस के ठीक सामने कौन है, V, तो R बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, तो R बढ़ा तो V भी बढ़ गया, अब V बढ़ा, R बढ़ा तो V बढ़ा, अब V बढ़ा तो I घटा। अरे नहीं, तुम नहीं समझे, सुनो सुनो सुनो, गलती हो गया, हमसे ही गलती हुआ है, सुनो 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 सुनो। R बढ़ेगा तो करंट घटेगा, R बढ़ेगा तो करंट घटेगा। अब V भी बढ़ रहा है ना सर, तो V बढ़ने से तो करंट बढ़ना चाहिए। उतना इफेक्ट नहीं डालेगा V जितना R डाल देगा, उतना इफेक्ट V नहीं डालेगा जितना R डाल देगा। बात समझ में आ रहा है। तो R अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट घटता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है। देख रहे हो, उल्टा है, R ऊपर है तो I नीचे है, R ऊपर है तो I नीचे है, तो R बढ़ता है तो I घटता है। तो सर V भी तो बढ़ रहा है, तो V उतना इफेक्ट नहीं डालता है जितना R डालता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से इसको नोट्स में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कि रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसको कब कैसे जोड़ेंगे। सुनो, रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या मतलब है। एक है तार यहां से गया, उसके बाद से यहां से निकला, एक इसमें लग गया, फिर ये यहां आ गया, फिर इसी में से एक निकला, फिर ऐसे लग गया, फिर ये यहां आ गया, फिर यहां से निकला और
और कैसे हो गया, हाँ हाँ, तो हो गया कैसा ये, फिर ये हो गया रेजिस्टेंस और फिर यहाँ आ गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में है। यहाँ पे मान लो बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैटरी। तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। कैसा हो गया, पैरेलल में है, इसके ऊपर ही इसके ऊपर ही, तो पैरेलल है ये। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि मान लो ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है, ठीक। क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक। अब होता क्या है कि अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ भी होता है तो सिंपल है, इसमें क्या होगा, जो पहले जोड़ना सीखते हैं। सुनो, अगर R इक्विवेलेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होगा, इसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों निकल गया, R1 R2 R3 निकल गया। और इसको ऐसा कहां तक चला जा सकता है, ऐसे जाते 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 कहां तक जा सकता है, 1/Rn। जितना तुमको मन करेगा उतना जोड़ सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, समझ में आ रहा है, जितना तुमको मन करेगा उतना तुम जोड़ सकते हो। अब हो जाता है बात कि सर 2 रहेगा तो, सुनो, अगर 2 तुमको कभी भी देता है तो तुम ट्रिक लगा दोगे। अगर 2 रहेगा तो सिर्फ 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए कर रहे हैं। अगर कभी भी 2 रहता है तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तुम ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, सीधा लिखोगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये याद रखोगे, ज्यादातर टाइम तुमको 2 ही देगा, तो खटखट निकालोगे तुम, क्या होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। 2 से ज्यादा रहेगा तो तुम अपना असली वाला फार्मूला लगाओगे, ये क्या है, असली फार्मूला है। अरे यहाँ भी 1/R1 होगा, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। समझ में आया, तो ये 1/R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट अगर 2 रहेगा तब पैरेलल में 2 रहता है, पैरेलल में 2 रहता है तो फॉर्मूला कर देंगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिंपल है एकदम। अगर तुमको क्वेश्चन दे तो बना दोगे, आओ बनाओ। चलो, ये है तुम्हारा सर्किट, है ना, अरे रे गलती हुआ, तो ये है तुम्हारा सर्किट, ठीक है। अब बना के दिखाना है कि यहाँ है तुम्हारा 3 ओम, यहाँ क्या है 3 ओम, और यहाँ क्या है, इसी के ठीक ऊपर 6 ओम। तो देखो यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 6, 2 गो है, निकाल लोगे, निकाल के दिखाओ जल्दी से, कॉपी निकाल के बैठिएगा। लेक्चर अगर आंख से खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं तो फिर हम गाना गाने लगेंगे, टुकुर टुकुर नहीं गाएंगे। सुनो पहले तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बताते हैं। सुनो, R का फॉर्मूला होता है, R का फॉर्मूला होता है, ये वाला लगा दें, क्योंकि 2 है तो ये लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो लिख देंगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या होगा, R1 का क्या होगा, R1 है 3 इंटू 6 बाई 6 प्लस 3, 6 3 18, 3 2 9। ये 6 कौन 9 कौन लिख दिया पहले ही से, ये कौन लिख देता है, पता नहीं कौन कौन पेन पकड़ लेता है मेरा। अरे नहीं, ये नहीं करना था, हाँ भूत है, पेन पकड़ता है। तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 दूना 18। क्या हुआ बच्चा, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। क्या समझ में आया, क्या कैसे बना है, सिंपल है। अगर यही 12 और 4 देता तो कितना आता, 12 चौके 48 और 12 4 16, 16 चौके 64, 16 32, 16 48, 3 आता है। आंसर कितना आता, 3 आता। करके देख लो, 12 और 4 ले लो, यहाँ 12 ले लो, यहाँ 4 ले लो, करके देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा 3, ठीक है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि रेजिस्टेंस जो है हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल होता है। क्यों करवाते हैं सर, कोई तो एडवांटेज होगा, तो हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन इन हाउसहोल्ड सर्किट, ठीक है। तो क्या है फायदा है इसका, कारण इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होता है। अगर पैरेलल में रहेगा तो तुम एक बंद करोगे तो सारा का सारा बंद नहीं होगा, तुम बल्ब बंद करोगे तो बल्ब बंद होगा, टीवी बंद करोगे तो टीवी बंद होगा। कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने घर में अपना बल्ब बंद किए, तुम्हारे पापा का रूम का बल्ब बंद हो गया, फिर उधर से चप्पल आएगा और मम्मी का हुआ तो झाड़ू आएगा, बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ऑपरेशन आप कर सकते हैं इस पे, मतलब आप अगर एक अप्लायंस को स्विच ऑफ करते हैं, आप एक अप्लायंस को स्विच ऑफ करते हैं तो एक ही होगा, एक को स्विच ऑन करते हैं तो वही स्विच ऑन होगा, बात समझ में आ रहा है। दूसरा, सबको सेम वोल्टेज मिलता है, सबको क्या मिल जाता है, सेम वोल्टेज मिलता है ना, किसी में कम या ज्यादा नहीं मिलता, तो सब सेम वोल्टेज पे होते हैं। उसके बाद से टोटल रेजिस्टेंस इसमें घट जाएगा। तो नहीं समझे, आओ दिखाते हैं, देखो ना, तुम खुद देखो, मैं नहीं बोलता हूं, मेरा बात मानिए, खुद देखिए। 6 और 3 ये दोनों ज्यादा था, ये दोनों का जब इक्विवेलेंट निकाले हैं तो 2 आया है, इसका मतलब ये दोनों से कम आया है, तो टोटल इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस तो घटा ना, 6 और 3 मिला के 2 ही आया। तुम सोचो 9 आना चाहिए, अगर इसको सीरीज में जोड़ोगे तो सीधा 9 आएगा, बात समझ रहे हो कितना का अंतर आ रहा है। सीरीज में जोड़ने पर सीधा 9 आ रहा है, जबकि पैरेलल में जोड़ने में 6 आ रहा है। तो इसमें जितना रेजिस्टेंस
करोगे उतना कम आएगा। बात समझ रहे हो? तो दिक्कत क्या है कि इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है, पूरा करंट आता है आपके घर में, क्योंकि करंट का कोई कमी नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस कम है, करंट पूरा घुस रहा है, तो पूरा करंट आ रहा है, और पूरा करंट आ रहा है, आपका घर चकचक कर रहा है, मजा आ रहा है, दिवाली होली मना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, मान लो कि बीच में कोई एक बल्ब बिगड़ गया या कुछ बिगड़ गया, तो ऐसा नहीं एक बल्ब बिगड़ गया सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि सब पैरेलल में है, एक कोई बिगड़ा तो बिगड़ा है, कोई बात नहीं है। एक गलती, एक कहीं टूटा तो टूटा है, एक कहीं स्विच ऑफ हुआ है तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉल्ट टॉलरेंस होता है इसमें, है ना। ऐसा नहीं ना होता घर में एक बल्ब बिगड़ गया तो कुछ चल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से सबको एफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है। सारे जो बल्ब हैं, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, जो भी तुम यूज कर रहे हो, वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो, जो भी, सबको लगभग बढ़िया एनर्जी मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है, कारण कि वोल्टेज सेम है, सब पैरेलल में है, और सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अलग अलग तार से कनेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से सबको बराबर एनर्जी मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन हमारे घर के लिए आइडियल कनेक्शन है। बात समझ में आ रहा है? अगर तुमको एमसीक्यू में दे दे कि विच कनेक्शन इज आइडियल कनेक्शन फॉर द हाउस होल्ड सर्किट, तो तुम क्या बोलोगे? पैरेलल होता है, आके सीरीज होता है, आके कुछ नहीं कहा जा सकता है कांट से, और बोथ ए एंड बी पैरेलल होता है ना। सिंपल, इतना आसान पूछेगा ही नहीं तुमसे, तुमको भी पता है। तो ठीक है, अब आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है, कहीं से भी अगर जाता है, करंट जाता रहता है, तो वो गर्म हो जाता है। तुमको याद है कि फोन चलाते चलाते तुम गर्म कर देते हो, कारण वहां पे करंट जा रहा था, तो फोन चलाते चलाते जैसे तुम गर्म कर देते हो। ठीक वही बात क्या होता है कि कहीं से भी अगर करंट जाता रहेगा तो वो गर्म होने लगता है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है वो गर्म ज्यादा होता है, जिसमें करंट ज्यादा जाता है वो गर्म ज्यादा होता है। और जितना टाइम तक होगा, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, जितना आई स्क्वायर, तो जितना ज्यादा आई बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद से एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, जितना टाइम तक करंट जाएगा उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा। और क्या होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसको मिलाओगे अगर तुम, तो तुमको एक फॉर्मूला आ जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। समझ रहे हो? टी स्मॉल टी रहेगा, ये टाइम है ना, क्या है, टाइम है। याद रखोगे हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा, हीट का फॉर्मूला रहता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिक्कत क्या है, तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या याद किए थे, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, याद किए थे, क्यू इंटू वी, बोलो याद किए थे। तो यहां से भी निकाल सकते हो इसको। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क मतलब क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का मतलब हो जाता है तुम्हारा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हो जाता है W हो गया, Q हो गया, I हो गया, तो H हो गया। इसको क्या बोलेंगे, देखो वर्क ही एक तरीके का एनर्जी है, और हीट भी क्या है, एक तरीके का एनर्जी है, तो W को H लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। बात समझ में आ रहा है? दोनों एनर्जी है ना, तो दोनों को सेम लिखा जा सकता है, H लिखो चाहे W लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद से Q क्या है, Q का फॉर्मूला देखोगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना। तो यहां क्या लगा देंगे, I इंटू T, फिर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, क्या होता है, IR, है ना। अरे ओम्स लॉ बच्चा, ओम्स लॉ बचवा, तो क्या हो जाएगा IR, तो क्या हो जाएगा I इंटू आई क्या हो जाता है, आई स्क्वायर, R बच गया, T बच गया, तो क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। वही फॉर्मूला है, कैसे भी तुम ला सकते हो, पर डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं था, डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं था, आप इसको रट सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछता है कि हीट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो तुम किस पे बोलोगे, एक करंट पे डिपेंड कर रहा है, अरे फार्मूला में सुनो, पहला करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा टाइम। किस चीज पे डिपेंड करता है हीट, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा देर तक ज्यादा करंट बहाइएगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि तुम सोचो नाइक्रोम का तार जो होता है हीटर में लगता है, तो जितना हीटर वगैरह होता है उसमें नाइक्रोम का तार है, तो करंट भेजे, करंट को जाने नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा जल्दी से, और गर्म होना शुरू हो जाएगा तो उससे हीटर बना लिए हम। इंसान गलत चीज को भी बढ़िया बना देता है, बस समझ रहे हो। तो ये क्या बना सकते हैं, हीटर बना सकते हैं। टाइम, जितना टाइम तक यूज करोगे उतना ज्यादा वो गर्म हो जाता है। फोन ज्यादा देर तक चलाओगे तो फोन भी गर्म हो जाता है, बात समझ रहे हो। ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो दिमाग भी गर्म हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लो। अच्छा 15 मिनट देख के आराम करना, रुक जाओ। अभी क्या है, टी हो गया, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक,
ठीक है, अब सुनो, इसका जो गर्म होने का कारण है, इससे फायदा भी होता है कई बार। सुनो, सबसे पहला फायदा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो तुम देखे हो उसमें जो फिलामेंट होता है वो गर्म होकर लाल हो जाता है, और लाल होकर क्या करता है, पूरा रोशनी फैला देता है, तो हमको उससे फायदा है ना। तो इसका क्या है, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। उसमें पहला है कि बल्ब इसलिए जलता है, जनरली टंगस्टन होता है। ओहो, टंगस्टन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं टंगस्टन, तो टंगस्टन होता है। तो टंगस्टन जो होता है वो जब गर्म होता है, टंगस्टन से बना होता है। तुमको बोले थे ना कि ये बल्ब होता है, ये बल्ब जो होता है इसमें ये फिलामेंट लगा होता है, और ये वाला जो फिलामेंट है, ये वाला फिलामेंट बोलते हैं इसको। तो ये फिलामेंट कैसे गर्म होता है, तो गर्म होकर क्या होता है, ग्लो हो जाता है, चमकने लगता है, रोशनी देने लगता है, जिसकी वजह से हमको ये मिल जाता है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग का फायदा मिल जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक हीटर, घर में हीटर भी तो यूज होता है, तो हीटर में क्या है, नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। नाइक्रोम क्या है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर मतलब बढ़िया कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसमें क्या करते हैं, नाइक्रोम का हीटर। देखो, एक तो होता है रूम हीटर, देखो रूम हीटर में भी यूज किया जाता है उसका, और एक वाटर हीटर भी होता है, वाटर हीटर में भी यही यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, करंट जाता है हीटर में और उसको गर्म कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने अगल बगल के पानी को गर्म कर देता है, या घर में रखोगे तो घर को गर्म कर देगा, है ना। तो रूम हीटर क्या करता है, रूम को गर्म कर देता है, पानी के हीटर पानी को गर्म कर देगा। फिर आयरन देखे हो, आयरन जो लोहा वाला आयरन नहीं है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जो तुम कपड़ा प्रेस करते हो। सर हम गरीब है तो छोड़ो, पढ़ाई करो, अमीर हो लो। सुनो, इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, जिससे हम क्लॉथ को क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आया यहां तक। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज जो बल्ब में घर में लगता है, फ्यूज देखोगे तो क्या होता है, अगर करंट ज्यादा आया तो जल्दी से गर्म होगा, गर्म होकर मेल्ट होकर टूट जाएगा। इससे क्या होगा, घर के सारे जो अप्लायंसेस है, पंखा हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ये वाला मेरा स्मार्ट बोर्ड हो गया, सब बच जाता है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट बोलते हैं यार, है ना। तो ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज अगर कभी भी करंट बढ़ता है तो वो टूट जाता है, जिसकी वजह से घर बच जाता है। फिर क्या होता है, टोस्टर या ओवन वगैरह जो होता है उसमें भी कैसे काम करता है, टोस्टर या ओवन में जो होता है उसमें खाना बन सकता है, कारण हीटिंग इफेक्ट की वजह से। और इलेक्ट्रिक केटल देखे होगे तुम, बिजली पे खाना बनाने वाला चीजें जो केटल्स वगैरह होते हैं, जिसमें चाय वगैरह बना सकते हो, पानी वगैरह गर्म कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जो होता है वो भी इतना हीट जनरेट कर लेता है कि लगभग चाय वो तुम बना ही सकते हो। ठीक है, बाद में क्या है, सोल्डरिंग आयरन, एक होता होगा, ऐसे पकड़ता होगा, ऐसे पकड़ के और रॉड में ऐसे सटाता तो चट चट करता है, और फिर दो लोहा चिपकाना है, चाहे कुछ भी चिपकाना है, तो वो सोल्डर करता है। तो सोल्डरिंग करने के लिए जो आयरन यूज होता है, जो चिपकाने से चटचटाता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये जैसे ही टच होगा कंडक्टर में, ये हीट की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल को जोड़ सकते हैं, कोई भी दो मेटल को जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया। ये सारा छाप लोगे तो तुमको अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, जो कि तुम्हारा लगभग लास्ट टॉपिक ही है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है पढ़ते हैं। ठीक, पावर है क्या, पावर है तो कुछ नहीं होगा। सुनो, इलेक्ट्रिक पावर मतलब, पावर का मतलब होता है, पावर देखो, पावर का क्या मतलब है, पावर स्टार पवन सिंह नहीं, पावर अलग होता है। पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब सुनो, कोई भी चीज अगर टाइम से डिवाइड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, रेट। तो पावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, टाइम से डिवाइड मतलब रेट बोल देंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, फिजिक्स में खाली इन्हीं के इधर उधर जाकर डिवाइड करते रहे। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू डूइंग ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या समझ में आ रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। गलती कर दी ये, चलो हाँ, तो इसको क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। सर इलेक्ट्रिक वाला पावर बताइए, तो हाँ इलेक्ट्रिक वाला पावर पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकालेंगे, सुनो, पावर को डिनोट करते हैं पी से, पावर को किससे डिनोट कर देते हैं, पी से। अच्छा एक बात बताओ, हीट जो था वो एनर्जी था, हीट क्या था, एनर्जी था। तो अगर तुमसे उसका कोई ये पूछ देता है, उसका कोई यूनिट पूछ देता है, तो लिख लोगे ना, हीट का यूनिट कौन सी होगा, देखो तो, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट नहीं ऐसा नहीं, अभी भी नहीं, हाँ यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या होगा बोलो, हीट का यूनिट होगा जूल। फालतू बात, जो एनर्जी का यूनिट होगा यही होगा जूल। बात समझ में आ रहा है, जूल हो जाएगा। ठीक, हीट का यूनिट क्या हो गया,
जूल हो गया। आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ अब आ जाता है क्या, यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, हाँ पावर। पावर में ध्यान से देखना, वर्क डन को तुमको लिखवाया गया था, वर्क डन को क्या लिख सकते हो, Q इंटू वी, और टाइम है तो टाइम लिखो, टाइम है तो टाइम लिखो। तो P क्या हो जाएगा बोलो, Q को क्या लिख सकते हो, I इंटू टी, ये डेरिवेशन है, असली में डेराइव कर रहे हैं, फॉर्मूला तुमको सीधा नहीं बता रहे हैं। V क्या हो गया, I स्क्वायर, I R, तो क्या हो जाएगा P, I इधर क्या हो गया T, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R इंटू टी, नहीं हाँ T हो गया, और नीचे भी एक T है तो T से T खत्म, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R। तो एक फार्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर R। इसके अलावा और भी फार्मूला है, और क्या रटोगे, देखो P का फार्मूला जितना है सब लिख देते हैं, रट लो यहाँ से, सुनो P का जितना फार्मूला है सारा का सारा फार्मूला हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ से रट लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या हो गया, हाँ ठीक तो है, हाँ P इज इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R, पहला P इज इक्वल टू W बाई टी, उसके बाद से P इज इक्वल टू वी आई, फिर P इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में हो गया, W बाई टी हो गया, वी आई हो गया, वी आर लिखेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया, चार को फॉर्मूला है, चारों रट के रखिएगा, ठीक। उसके बाद से कोई भी सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा, सवाल जब कराने का जिम्मेवारी हमारा ही है। इसका अगला वीडियो आप देखिए, अगर आप एक दिन बाद ये देख रहे हैं तो अगला वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। समझ में आया, तो क्या हो गया, ये चारों फॉर्मूला आप रट लेंगे तो आपका काम खत्म। ये इलेक्ट्रिक पावर होता है। इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या हुआ कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट टाइम में। वर्क डन में क्या छूट गया है, सुनो यहाँ पे क्या होगा के, हाँ वर्क डन में क्या छूट गया था गलती से, तो वर्क डन अपन टाइम, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, एक घंटा में कितना वर्क डन हो जाता है, उसको बोलते हैं पावर। अब तुम्हारे घर में जो बिजली उठता है ना, वो क्या होता है, किलोवाट में होता है, किसमें होता है, वाट में। तो पावर का यूनिट किस में हो जाएगा, बोलो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, वाट को W से दिखा सकते हैं, ठीक है। या तुम कर सकते हो किलोवाट, किलोवाट मतलब कितना हो जाएगा, किलो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3, तो किलोवाट मतलब क्या होता है, देखो इधर लिख देते हैं तुमको, सुनो, हाँ किलोवाट मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 3 वाट, यही तो बात है। किलो मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 3, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, बस वाट तो वाट है। समझ में आया, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है ये समझ में आपको सब तरीके से आ जाता है। अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। आगे हम चलते हैं अगला स्लाइड पे, और आपको एक बड़ा सा थैंक यू दिया जाता है इसी के साथ। अगले लेक्चर में आके इसका जो न्यूमेरिकल होगा कर लीजिएगा। सुनो बताते हैं, इसमें तुमको कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा, तो ध्यान से न्यूमेरिकल कर लोगे ताकि तुम्हारा नंबर जो भी है पक्का हो जाए। लास्ट का समय है, इधर उधर नौटंकी करने के बजाय सीधा एक किसी टीचर से चिपक के पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, फिर समय बीत जाएगा तो रोने लगोगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।